राधे राधे सभी को नमस्कार, सादर अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है शानदार मस्त होंगे, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रहने चाहिए आप, है ना। और पढ़ते रहिए आप हमारे साथ जुड़ करके पॉलिटी को बिल्कुल जीरो से। तो आज का अधिनियम है, प्रकाश डालेंगे, पेन कॉपी लेकर के नोट्स बनाइएगा अच्छे से। फिर भी कोई दिक्कत आपको सख्त समस्या कहीं लगे तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। यदि अच्छी क्लास लगती है तो थोड़ा सा पॉजिटिव कमेंट भी आप कर दिया करो। और बेहतर से बेहतर हम कोशिश करते हैं कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं हमारे साथ जुड़ करके उनको अच्छे से अच्छे चीजें समझ में आए, जिससे कि आने वाले एग्जाम में वो बेहतरीन परफॉर्म कर पाए अपना, है ना। कोई भी एग्जाम हो, पुलिस का, एसआई का, कोई भी कैसा भी। तो 1833 का नाम क्या है? चार्टर एक्ट बेटा। इसी की चर्चा करेंगे। 1833 के चार्टर एक्ट की हम चर्चा करेंगे। इससे पहले 1813 का चार्टर अधिनियम हमने पढ़ा दिया है, क्योंकि आप जानते हैं लगभग 20 सालों के बाद ये आते थे, है ना। 20 सालों तक ये सुधार बने रहे थे। आप डिफरेंस निकाल के देखेंगे तो लगभग 20 साल का अंतर मिलेगा, 13 से 33। और 33 में जो चार्टर अधिनियम आया बेटा, ये कानून बनाया, ये व्यवस्था बनाई। अभी बात करेंगे इस व्यवस्था में क्या क्या बदलाव किए गए। आप एक बात समझिए, सिंपल और सरल बिल्कुल। ये अधिनियम जो बनाए जा रहे थे, कानून बनाए जा रहे थे, ये भारत में व्यवस्था के सुधार के लिए बनाए जा रहे थे। एक तरीके से संवैधानिक व्यवस्थाओं को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है जनता के बीच में, देश में, या गवर्नर जनरल के अधिकार कैसे बढ़ा सकते हैं, उन चीजों को लेकर के ये अधिनियम बनाए गए, है ना। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू में 1833 में हम प्रकाश डालेंगे कि कौन कौन से अधिकार इस अधिनियम में आते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। सब भारत से कर दिया था कि नहीं कर दिया था? पेज खोल के देख लीजिए, बिल्कुल कर दिया था। लेकिन चीन के साथ चाय का व्यापार कर रहे थे वो। इस अधिनियम में चीन के साथ भी चाय के व्यापार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया इस अधिनियम के द्वारा, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। यानी कि भारत से पहले ही समाप्त कर दिया था पूरा का पूरा व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी का। जो चीन से करे आ रहे थे वो चीन से भी अब उनका एक अधिकार जो था वो पूरी तरह बिल्कुल समाप्त कर दिया, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का इतना काम रह गया था कि अब आपको जो व्यवस्थाएं यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्थाएं देखनी है वो ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में देखनी है, ठीक है। पूरे तरीके से व्यापारिक जो भी व्यवस्थाएं थी ईस्ट इंडिया कंपनी की उनको समाप्त कर दिया गया 1833 के अधिनियम में। इसी अधिनियम में गवर्नर जनरल की परिषद को असीमित अधिकार दे दिए। गवर्नर जनरल की परिषद को विधायिका के असीमित अधिकार दे दिए, यानी कि कानून बनाने के असीमित अधिकार दे दिए भारत में गवर्नर जनरल की परिषद को। कौन सी अधिनियम में दे दिए बेटा? अभी लिख करके भी बताएंगे, 1833 के अधिनियम में। और बंगाल के गवर्नर जनरल को बेटा, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहली बार भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। और पहले गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या था बेटा? लॉर्ड विलियम बेंटिक था, है ना। और गवर्नर जनरल के साथ में जो 1813 में 3 सदस्य थे उसको बढ़ा करके एक और सदस्य जोड़ दिया, इसमें 4 लोग कर दिए। जो चौथा सदस्य स्पेशली जोड़ा था इनके साथ में, गवर्नर जनरल के साथ, लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ, वो विधि सदस्य जोड़ा था। कानून से संबंधित जानकार व्यक्ति जोड़ा गया था, है ना। जो भारत के अंदर कानूनों का वर्गीकरण है, उनकी कैसे समीक्षा की जाए, कानूनों पर कैसे काम किया जाए, इस वजह से एक विधि सदस्य स्पेशली इस कानून में जोड़ा गया गवर्नर जनरल की परिषद में। तो गवर्नर जनरल की परिषद में कुल मिलाकर के यहाँ कितने लोग हो गए? 4 लोग हो गए। जो पहले कितने थे? 3 थे 13 वाले में। और इसमें जो जोड़ा गया वो स्पेशली लिखना है आपको, विधि सदस्य के रूप में चौथा व्यक्ति शामिल होता है। और पहला गवर्नर जनरल कैसे बना दिया गया मेरे भाई? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। हालांकि लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक रहता है। 7 सालों तक भारत में इसका शासनकाल रहता है लॉर्ड विलियम बेंटिक का, ठीक है। आगे समझ लेते हैं थोड़ा सा लिख करके, क्योंकि आपको बनाने हैं अब नोट्स, तो नोट्स बनाने हैं उसी हिसाब से समझ लेते हैं। ये देखिए, हेडिंग डाल लीजिए 1833 का चार्टर अधिनियम। चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम। हालांकि आगे भी बात करेंगे, कुछ पॉइंट आपको आगे भी मिलेंगे जहां से मैं नोट्सों से पढ़ा रहा हूं अपने। कुछ मोटा मोटी बात मैं बता देता हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहली बात आप इसमें यही लिख लो चार्टर अधिनियम में। अच्छा, इस समय
जो मुगल सम्राट था वो बात कर लेते हैं सबसे पहले, है ना। देखिए इस समय मुगल सम्राट कौन था बेटा, इसका उल्लेख आएगा, अभी बताएंगे, ये रोल में आएगा ये व्यक्ति। मुगल सम्राट था अकबर सेकंड। ये भारत का मुगल सम्राट था अकबर सेकंड, है ना। अकबर दो हुए हैं, एक अकबर पहले आता है और ये अकबर दूसरा आता है। पूरे मुगल साम्राज्य के सभी शासकों में अगर आप पढ़ेंगे तो दो अकबरों के बारे में उल्लेख हमें मिलता है। तो एक अकबर सेकंड था, ये इन दोनों था, है ना। जब 1833 का अधिनियम हम पढ़ते हैं, और जो सम्राट था वो विलियम चतुर्थ करके नाम था उसका, है ना। जो राजा था ब्रिटेन का वो विलियम चतुर्थ था, उसे लिख लीजिए। तो अकबर सेकंड था, पहली बात। दूसरी बात इसमें यहां नोट कर लीजिए आप, गवर्नर जनरल तो मुझे इसी में बताना पड़ेगा। इधर देखो पहले आप कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को पूर्णतः समाप्त कर दिया, है ना। हालांकि 13 में भी समाप्त कर दिया गया था, इसमें जो रही बची कसर थी वो पूरी इसमें समाप्त कर दिया गया कंपनी के व्यापारिक कार्यों को, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, कंपनी के चाय के एकाधिकार को, चाय का व्यापार कहां से कर रहे थे ये लोग, वेस्ट इंडिया कंपनी वाले चीन से कर रहे थे। चाय के एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया। क्या कर दिया बेटा, समाप्त कर दिया। ये मैं बता ही चुका हूं आपको, है ना। चाय का व्यापार कहां कर रहे थे, जो चीन के साथ कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। तो चाय का एकाधिकार का मतलब यही होता है कि चाय का जो व्यापार कर रहे थे ये अभी तक 1813 से 33 तक, तो उसको भी समाप्त कर दिया। किसके साथ कर रहे थे लिख लेना यहां पे, से समाप्त कर दिया गया बेटा जी। चीन के साथ कर रहे थे अभी तक कंपनी वाले, है ना। तो इसे क्या कर दिया गया, समाप्त। कि भाई अभी आप जो काम करोगे वो कौन सा काम करोगे, कंपनी का एक ही काम छोड़ दिया। कंपनी भारत में ब्रिटिश शासन की देखरेख में, ब्रिटिश शासन की देखरेख में राजनीतिक काम करेंगे जी लोग। क्या करेंगे, राजनीतिक कार्य करेंगे बस। ठीक है जी। सभी व्यापारिक काम समाप्त हो गए ईस्ट इंडिया कंपनी के। चीन के साथ चाय का व्यापार समाप्त हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब इनसे कह दिया गया कि सिर्फ और सिर्फ आप कौन से काम करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, बेटा आराम से समझिएगा, राजनीतिक कामों को देखेंगे सिर्फ भारत में। वो भी किसकी देखरेख में देखेंगे आप, ब्रिटिश शासन की देखरेख में देखेंगे आप। ब्रिटिश शासन के कंट्रोल में रहेंगे आप, नियंत्रण में रहेंगे आप अपने आधार पर कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अगला मुद्दा महत्वपूर्ण, गवर्नर जनरल की परिषद में गवर्नर जनरल की परिषद में चौथा सदस्य शामिल होता है बेटा। कौन सा सदस्य शामिल होता है, चौथा। अभी इससे पहले 3 थे 13 तक, है ना। 13 से 33 तक 3 लोग हुआ करते थे, अब चौथा आदमी आ रहा है इसमें 33 में, है ना। चौथा सदस्य विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। के रूप में शामिल किया गया। विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया, है ना। चौथा जो सदस्य था स्पेशलिस्ट आदमी था, इसे कानूनों के ज्ञान था भाई साहब, इस वजह से ये अंडरलाइन कर लेना, विधि सदस्य के रूप में आता है कौन सा व्यक्ति, चौथा जो सदस्य आता है वो विधि के रूप में आता है। ये इसकी खासियत है, इस वजह से शामिल किया गया। कानून का जानकार था, कानून का जानकार होना चाहिए,
कानूनों की समीक्षा करने के लिए, कानूनों का वर्गीकरण करने के लिए, कानूनों को अलग करने के लिए, है ना, कि किस हिसाब के कानून भारत में लागू किए जाने चाहिए, कैसे नहीं लागू किए जाने चाहिए, उन पर काम करेगा, उनकी जांच करेगा, उनका अध्ययन करेगा ये विधि सदस्य, चौथा व्यक्ति। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा इसमें, बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। अभी विस्तार से बात करेंगे इस व्यक्ति पर, है ना, टेंशन ना लें आप। भारत का क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल बनाया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही छपती रहती है एग्जामों में, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अभी तक बेटा कहाँ का गवर्नर जनरल था? बंगाल का ही था केवल, है ना, बंगाल की शासन व्यवस्था को देखता था। लेकिन पहली बार भारत में, पहली बार आप देखना, अगर पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि जो भी अधिकार होते थे, चाहे सिविल नागरिकों के अधिकार हों, राजस्व के जैसे टैक्स लेने वाले हों, सैनिकों का मामला देखना हो, पूरे के पूरे अधिकारों के ऊपर नियंत्रण किसका हो गया? गवर्नर जनरल का हो गया, पूरे भारत पर हो गया। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि अब 1833 वो वर्ष है कि यहां से ये लगभग पूरे भारत पर शासन करना शुरू कर रहे हैं पहली बार। अभी तक कहां पे थे? अभी तक कहां पे थे? केवल और केवल, अगर मैं बात करूं 1813, कौन सा पढ़ के आए बेटा हम इससे पहले? 1813 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने? 1813 में अभी तक कहां पे शासन की व्यवस्थाएं चल रही थी इनकी? बंगाल में। लेकिन 1833 में पहली बार जो गवर्नर जनरल बनना है वो संपूर्ण भारत का बनना है, पूरे भारत का गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर एक्ट में बनना है। तो आप समझ रहे हैं ना बात, यहां से ये आरंभ कर रहे हैं पूरे भारत पर नियंत्रण करना, कंट्रोल में लेना भारत की चीजों को, भारत की व्यवस्थाओं को। और लिखा भी है इसमें, भारत के सैनिक मामले गवर्नर जनरल देखता था, देखने लग गया पूरा, है ना, भारत के राजस्व मामले जो कि टैक्स आता था, है ना, उनको गवर्नर जनरल देखने लग गया, सैनिक मामले गवर्नर जनरल, सिविल मामले गवर्नर जनरल, पूरे भारत पर। तो पहली बार पूरे भारत का गवर्नर जनरल यहां बनता है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। और जो गवर्नर था यहां पे ऑलरेडी पहले से गवर्नर जनरल था, उसी को इस एक्ट के तहत पूरे भारत का अधिकार दे दिया गया। तो यहां ऑलरेडी था भारत में पहले से, जिसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, ये चूंकि भारत में ये पहले से था व्यक्ति, ये महान पुरुष पहले से था, बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, ये मुद्दा आता है सबसे ज्यादा। तो भारत का बना दिया गया, ये अंडरलाइन करने होते हैं पॉइंट, जब आप नोट्स बनाते हैं तो ये पॉइंट अंडरलाइन किया करो हमेशा, क्वेश्चन बस यहीं से उठाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगला जो मुद्दा है इसमें इंपॉर्टेंट वो देखिए आप, 1833 चार्टर एक्ट। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? लॉर्ड मैकाले, एक समिति बनाई गई बेटा इसी अधिनियम के द्वारा 1834 में। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, ये नोट कर लेना आप, वैसे हिस्ट्री का पॉइंट है ये, लेकिन इधर बता दे रहा हूं मैं, ये इसी समय हुआ था ये काम, की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। ठीक है, और इस समिति को भाषा पर काम करना था। इस समिति को किस पर काम करना था बेटा? भाषा पर काम करना था। जो अंग्रेजी भाषा आई है ना भारत में, उसकी देन इसी व्यक्ति ने है, लॉर्ड मैकाले था अंग्रेजी भाषा की देन। आपसे पूछा जाए कि भारत में अंग्रेजी भाषा को स्थापित करने वाला, लागू करने वाला कौन व्यक्ति था? लॉर्ड मैकाले था। ये यूरोप का बहुत बड़ा साहित्यकार था, इसको स्पेशली बुलाया गया था इसी चीज के लिए। बहुत अनेक भाषाओं का इसे ज्ञान था, ये स्पेशली बुलाया गया था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को कैसे लागू किया जा सकता है, उसके लिए ही स्पेशली बुलाया गया था। ठीक है, तो इसने काम किया और भारत में अंग्रेजी की व्यवस्था को लागू किया एक थ्योरी के माध्यम से 1835 में। 2 फरवरी 1835 को एक थ्योरी देता है, ये एक कह सकते हैं एक मसौदा देता है, एक ड्राफ्ट देता है, जिसका नाम फिल्ट्रेशन थ्योरी पढ़ते हैं हम हिस्ट्री में,
क्या पढ़ते हैं बेटा? फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो इसने कहा पहले समाज के उच्च वर्गों को शिक्षित कर दिया जाए तो ये भाषा छन छन करके निचले स्तर तक पहुंच जाएगी। ऐसा इन्होंने सिद्धांत दिया अंग्रेजी भाषा को लागू करने का, और अंग्रेजी भाषा लागू भी की गई भारत में। भारत में वैसे हिस्ट्री का पॉइंट है बेटा, भारत में अंग्रेजी भाषा को लागू करने का श्रेय इसी जग को जाता है जो 34 में कमेटी में काम किया था। और भारत में, चलो मैं लिख ही देता हूं, बता ही देता हूं, 2 फरवरी 1835 लिख लेना आप यहां पे। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने फिल्ट्रेशन सिद्धांत दिया। क्या नाम था इस सिद्धांत का? फिल्ट्रेशन सिद्धांत था। न्यायसंदन सिद्धांत भी हिंदी में कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा इस सिद्धांत को? ये लिख लेना, न्यायसंदन सिद्धांत बोलते हैं हिंदी में इसको, है ना, और अंग्रेजी में बोलते हैं फिल्ट्रेशन थ्योरी। इसी थ्योरी के तहत भारत में अंग्रेजी व्यवस्था को लागू किया गया है ना, न्यायसंदन सिद्धांत के तहत 2 फरवरी 1835 को लागू किया गया। किस व्यक्ति के द्वारा? लॉर्ड मैकाले के द्वारा। इसकी कमेटी को किसने बनाया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बनाया था इसकी कमेटी को, कि भाई भारत में अंग्रेजी व्यवस्था को लागू करिए आप। ठीक है जी, आगे देखिए। इसी अधिनियम में 1833 में दास प्रथा को, कौन सी प्रथा को? दास प्रथा को विधि के विरुद्ध घोषित कर दिया गया। यानी कि कानून के खिलाफ है ये व्यवस्था, विधि के विरुद्ध घोषित कर दिया गया। ठीक है, इसी एक्ट में आपसे पूछा जाए दास प्रथा को कहां पे कानून के खिलाफ घोषित किया गया? इसी एक्ट में। दास मतलब गुलाम रखना, दरबारों में जो गुलाम रखने की परंपरा चली आ रही थी, है ना, जो गुलाम रखने की परंपरा चली आ रही थी उसको कानून के खिलाफ घोषित कर दिया कि भाई ये कानून के खिलाफ है, ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा, विधि के खिलाफ है, जो विधि के विरुद्ध है ये, है ना। जो लॉ होता है, जो अंग्रेजों ने कहा है, जो लॉ है भारत का जो हम बना रहे हैं उसके खिलाफ है, ये व्यवस्था नहीं चलनी चाहिए भारत में। आगे चल के इसे समाप्त कर दिया गया, वो पॉइंट लिख लेना। 1843 में दास प्रथा का अंत कर दिया गया। फाइनली खत्म कब कर दिया गया, है ना, तो ये लिख लेना, फाइनली खत्म कब कर दिया, समाप्त कर दिया 1843 में दास प्रथा को। बेटा दास प्रथा को कब समाप्त कर दिया? 1843 में। हालांकि उस समय दूसरा गवर्नर जनरल था लॉर्ड एलन बरो। 43 में कौन था बेटा? नाम भी चाहो तो लिख लेना आप, लॉर्ड एलन बरो था। एलन बरो ये गवर्नर जनरल था। इसके शासनकाल में फाइनली समाप्त किया गया, लेकिन विधि के खिलाफ है ये, कानून के खिलाफ है ये व्यवस्था, भारत में नहीं चल सकती ऐसी व्यवस्था। ये इसी अधिनियम में तय किया गया था, 33 के अधिनियम में, है ना। तो ये व्यवस्था भी आपको, ये पॉइंट भी आपको याद रख लेने मेरे भाई। यहां तक कोई दिक्कत सख्त समस्या हो तो आप बताइएगा। गवर्नर जनरल की परिषद को पूरे राजस्व अधिकार दे दिए गए साहब, बहुत बढ़िया। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अगला पॉइंट देखिए, गवर्नर जनरल की परिषद को विधायिका के असीमित अधिकार दे दिए। असीमित अधिकार दे दिए, इसी अधिनियम में दे दिए असीमित अधिकार, है ना। विधायिका मतलब बेटा कानून बनाने के असीमित अधिकार दे दिए गए, है ना। गवर्नर जनरल की परिषद को कैसे अधिकार दे दिए? असीमित, कानून बनाने वाले असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद को। कौन से गवर्नर जनरल की परिषद को? और गवर्नर जनरल कौन था हमारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये गवर्नर जनरल था, पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल,
लॉर्ड विलियम बेंटिक। असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए कि भाई ये कानून बना सकते हैं, इनको असीमित अधिकार हैं। इनके साथ कितने लोगों की टीम रहती थी? 4 लोगों की टीम थी। और जो चौथा व्यक्ति था वो कौन था? विधि के रूप में शामिल हुआ था, कानून का जानकार था। 4 लोगों की, है ना। इसी को बोलते थे गवर्नर जनरल की परिषद। क्या बोलते थे बेटा? गवर्नर जनरल की परिषद इसको कहा जाता था। सरकार की परिषद या भारतीय परिषद इसको कहा गया। क्या कहा गया? भारतीय परिषद बेटा। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक सेकेंड, कोई आत्मा परेशान हो रही है, उसे देख लेते हैं। ठीक है, तो गवर्नर जनरल की परिषद में जो 4 लोग शामिल कर दिए गए और विधायिका के असीमित अधिकार दे दिए गए। अब आगे देख लेते हैं, ल्यूसेंट के माध्यम से आपको समझा देता हूं। ल्यूसेंट नहीं, सॉरी, अपने नोट्सों के माध्यम से, और उसमें क्या क्या चीजें हैं ना, इसे आप लिख लेना एक एक पॉइंट को, और अब आगे भी समझिएगा। जो पॉइंट यहां से छूट गया है वो आगे से कवर हो जाएगा आपका। देखो, ये आदमी था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कितना सुंदर आदमी है, कितना अच्छा आदमी दिख रहा है आपको, है ना। ये था भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। लिख लो थोड़ा सा। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, शासनकाल भी लिख लो। इनका जो शासनकाल था बेटा, शासनकाल था इनका 1828 से 1835। ये इनका शासनकाल था भारत में। पहले गवर्नर जनरल का शासनकाल है ना, 1828 से 1835। इन्हीं दोनों वर्षों में 2 काम इन्होंने करे, जहां बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं गवर्नर जनरल के। एक, सती प्रथा को समाप्त किया इन्होंने। किसको समाप्त किया बेटा? सती प्रथा को, यानी कि महिलाओं भारत में, और भारत के खासतौर पर सबसे ज्यादा बंगाल के भीतर, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन इलाकों के भीतर सबसे ज्यादा महिलाएं सती हो जाती थी। या जो महिलाएं, जैसे किसी भी महिला का हस्बैंड मर गया, निधन हो गया उसका, तो महिलाएं सती हो जाती थी, ऐसा है उल्लेख। और जो महिलाएं सती होना नहीं चाहती थी, उनको जबरदस्ती सती कर दिया करते थे उस समय के समाज के लोग। इस तरीके की, कह सकते हैं एक तरीके से, समाज में बुराइयां उस समय थी, है ना। तो इन्हीं सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए, सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए जो बीड़ा उठाया, जो आंदोलन चलाया, है ना, लोगों को अपने साथ लिया इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए कि ये सामाजिक बुराई है, इसको समाज में नहीं चलाया जा सकता है, वो थे राजा राम मोहन राय, है ना। राजा राम मोहन राय ने बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन चलाया। बहुत हजारों लोग उनके साथ चलते थे, पैदल यात्रा करते थे। वो कलकत्ता के अलग अलग इलाकों में जाते थे, सॉरी, बंगाल के अलग अलग इलाकों में जाते थे, इवन कलकत्ता में भी जाते थे। शमशानों की, जैसे जहां उन्हें खबर मिलती थी कि वहां पे महिला को सती कर रहे हैं लोग, सामाजिक लोग दबाव बना करके, यानी कि महिला को जीने का अधिकार नहीं था उस समय। अगर उसका पति मर जाता है तो महिला को सती होना ही पड़ेगा। इस तरीके की सामाजिक बुराई थी, और ये सबसे ज्यादा बंगाल में थी। सबसे ज्यादा कहां पे थी? बंगाल में बेटा। ठीक है बेटा, तो ये सामाजिक बुराई थी। कौन सी सामाजिक बुराई थी? सती प्रथा। तो इसको समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? इसी को जाता है, गवर्नर जनरल को जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने समाप्त कर दिया। दूसरा इन्होंने समाप्त किया था ठगी प्रथा को। एक ठगी प्रथा भी चलती थी, ये भी सामाजिक बुराई थी, है ना। इसको भी इन्होंने समाप्त किया, ठगी प्रथा को। सती प्रथा को भी इन्होंने समाप्त किया। किसने समाप्त किया? गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने समाप्त किया था, है ना। किनके प्रयासों से किया? ये राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, और ये कर्नल सिलीमैन पढ़ते हैं यहाँ पे, एक अंग्रेज था, कर्नल सिलीमैन। ठगी प्रथा में भी क्या करते थे? इसमें भी बलि दी जाती थी। काली माता के कुछ लोग पुजारी हुआ करते थे, कुछ समूह उस समय पुजारी हुआ करता था। ये भी बंगाल की घटना है सबसे ज्यादा। तो इसमें बलि देने का काम ज्यादा होता था ठगी प्रथा में, है ना।
जादू, तंत्र मंत्र, जादू टोना, इस तरीके की चीजें चलती थी उस समाज में। तो ऐसी प्रथाओं को भी किसने समाप्त कर दिया? इस व्यक्ति ने समाप्त कर दिया इन दोनों प्रथाओं को, इस प्रथा को भी और इसे भी। यहां पे लिख लेना, एक और व्यक्ति कर्नल स्लीमैन थे, एक अंग्रेज, इनकी मदद से इसको समाप्त किया गया। कर्नल स्लीमैन की मदद से इसको समाप्त किया गया, ठगी प्रथा को। कब समाप्त की गई? 1830 में। वर्ष लिख लेना। सती प्रथा कब समाप्त की गई? 1829 में। वर्ष लिख लेना, 1829 में। धारा 17 के तहत, एक पढ़ते हैं पॉइंट यहां पे बेटा, धारा 17 के तहत इसको समाप्त किया गया। धारा 17 के तहत इसको समाप्त किया गया 1829 में, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। तो ये 1828 में गवर्नर जनरल बन के आया था, 35 तक भारत में रहा, और 1833 में से पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कहां का बना दिया गया बेटा? पूरे भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा बना दिया गया। इस व्यक्ति को, जिसकी छवि आप देख रहे हैं, कितना खूबसूरत व्यक्ति है ना? इसको बिल्कुल मेकअप की जरूरत नहीं है, बिल्कुल श्रृंगार की जरूरत नहीं है। यह नेचुरल ब्यूटी है, प्राकृतिक सौंदर्यता है इस व्यक्ति के पास। आजकल प्राकृतिक सौंदर्यता दिखती नहीं है कहीं, है ना, दुनिया में। इसके पास है। ये कुछ काम तो इसने सही किए थे। अब आगे देखिए, इसको लिख लेना आप, है ना। ये राजा राम मोहन राय की बात करेंगे हम। ये लॉर्ड मैकाले, ये वो व्यक्ति है लॉर्ड मैकाले जो भारत में अंग्रेजी व्यवस्था को लागू करके गया। लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले भारत में अंग्रेजी की नींव रखने वाला, अंग्रेजी भाषा को लागू करने वाला। अंग्रेजी भाषा को लागू करने वाला कौन सा व्यक्ति? लॉर्ड मैकाले। कब लागू किया इसने, कब सिद्धांत दिया? मैंने बताया 2 फरवरी 1835 को यह सिद्धांत दिया था, जो कि मैंने अभी आपको लिखा दी। इसे स्पेशली बुलाया गया था, ठीक है, ज्ञानदानी पुरुष था ये, इस वजह से इसे बुलाया गया था लॉर्ड मैकाले को। राजा राम मोहन राय के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले अब 1833 के अधिनियम के कुछ चीजों को और समझ लेते हैं। देखिए आराम से समझिएगा, अब यहां से भी नोट्स बनाइएगा, और वो चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। देखो, अंग्रेजी राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम धुंधले संकेत 1833 के चार्टर एक्ट में मिलते हैं। भारत में अंग्रेजी शासनाधीश के सभी क्षेत्रों में संपूर्ण सिविल तथा सैनिक शासन तथा राजस्व की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण स्पष्ट रूप से किसको दे दिए गए? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल, यानी कि सब प्रसिद्ध भारतीय गवर्नर जनरल को दे दिए गए। सभी के सभी अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिए गए। कौन कौन से अधिकार? सिविल वाले, नागरिकों के अधिकार, सैनिकों के अधिकार, जो सैनिक व्यवस्था कैसे काम करेगी भारत में, राजस्व जिससे वो पैसा लिया करते थे, राजस्व की निगरानी करने के पूरे अधिकार, निर्देशन, निर्देश देना है, नियंत्रण कैसे करनी है चीजों को, ये सभी अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिए गए 1833 में। गवर्नर जनरल की परिषद को दे दिए गए, साथ में सौंप दिए गए। सबसे मुख्य काम तो ये था 1833 में, क्योंकि पूरे भारत का बना दिया गया था ना भाई। पूरे भारत का पहली बार गवर्नर जनरल कब बना? 1833 के चार्टर एक्ट में मेरे भाई। उससे पहले बंगाल का हुआ करता था। आगे देखिए अन्य विशेषताएं। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का, ये लिख लेना, यही पूछा गया है हजारों बार एग्जाम में, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत, यानी कि ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र में विधायिका के, विधायिका मतलब कानून बनाने का काम, पूरे भारत के क्षेत्र में विधायिका के कैसे अधिकार दे दिए? ये देखो, असीमित अधिकार प्रदान किए गए, किंतु गवर्नर जनरल द्वारा अधिनियम कानून बनाए गए कानून को नियंत्रक मंडल अस्वीकृत एवं स्वयं कानून बना सकता है। जो नियंत्रक मंडल था बेटा, वो जांच सकता है इनके कानून को और अस्वीकृत कर सकता है ना। जैसे गवर्नर जनरल ने मान लो कोई कानून बनाया, तो उसे नियंत्रक मंडल जो रहता था, जो ऑलरेडी पहले से चला रहा था, वो देख भी सकता है, जांच सकता है, एग्जामिन कर सकता है। यदि उसे उचित नहीं लगता है तो वो अस्वीकार कर सकता है। यह व्यवस्था आज भी है हमारे यहां। संसद कानून बनाती है,
इस समय तो ये गवर्नर जनरल को दिया गया था, लेकिन इस समय हमारी संसद कानून बनाती है, तो कानून लोकसभा से बनता है, विधेयक सबसे पहले लोकसभा में आता है, फिर राज्यसभा में आता है, उसके बाद कहां जाता है, राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति जी के पास। जैसे वक्फ वाला चल रहा है इस समय, है ना, राष्ट्रपति जी ने भी अनुमति दे दी है अपनी, अब सिर्फ उसको लागू करना है गृह मंत्रालय जी के द्वारा, है ना, नोटिफिकेशन निकालना है गृह मंत्री जी को। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे संसद कानून बना देती है, तो राष्ट्रपति चाहे तो धन विधेयक को, वित्त विधेयक, ऐसे विधेयकों को छोड़ करके वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो पावर है। एक बोलते हैं आत्यांतिक शक्ति, दूसरी होती है एक निलंबकारी शक्ति, और तीसरी होती है एक पॉकेट वीटो। ये 3 प्रकार की वीटो शक्तियां हैं जो 111 में, आर्टिकल 111 में। तो भारत के राष्ट्रपति एक हुए ज्ञानी जैल सिंह, 1986 की बात है, 1986 में बेटा एक डाक विधेयक था, जैसे पोस्ट ऑफिसेस होती है हमारे पूरे भारत में, तो डाक विधेयक वाला कोई कानून था, उस पर वीटो पावर का इस्तेमाल किया, यानी कि उसे अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लिया, कोई अनुमति नहीं दी, है ना। तो ऐसी व्यवस्था आज भी हमारे यहां राष्ट्रपति कर सकते हैं। उस समय भी था, गवर्नर जनरल ने कोई कानून बनाया तो नियंत्रक मंडल उसे जांच कर सकता है, नहीं पसंद आए तो अस्वीकार कर सकता है, और अपने स्तर पर ये बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति नहीं बना सकता हमारे यहां कानून। ये वाली बात समझ में आई आपके में। आगे देखिए, कंपनी के जो व्यापारिक एक अधिकार थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, और चाय वाला भी सहित चीन के साथ जो व्यापार कर रहे थे, वो कहां कर रहे थे बेटा, चीन के साथ, उनको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल की सरकार, भारत सरकार और उसकी परिषद को भारत परिषद का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, भारत परिषद के रूप में जानी जाएगी। यानी कि गवर्नर जनरल की जो सरकार होगी वो किस रूप में जानी जाएगी बेटा, भारत परिषद के रूप में जानी जाएगी। नोट कर लेना, ये पूछा जाता है। गवर्नर जनरल की जो सरकार थी 1833 के अधिनियम में भारत परिषद के रूप में जानी जाएगी। विधायी कार्यों के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में विस्तार किया गया। विधायी कार्यों के लिए विधिक परामर्श हेतु, यानी कि विधि से संबंधित परामर्श के लिए, कानून से संबंधित परामर्श के लिए चौथे सदस्य को शामिल कर दिया गया। यहां पर 4 लोग हो गए, है ना। इस एक्ट के द्वारा दास प्रथा को, ये बताया मैंने, कौन सी प्रथा, दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। और इसी एक्ट के द्वारा ही 1843 में दास प्रथा को एलन बरो के द्वारा क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। बिल्कुल। गवर्नर जनरल कौन था उन दिनों बेटा, एलन बरो गवर्नर जनरल था। और ये कब की बात हो रही है, 1843 की बात हो रही है। 1843 में गवर्नर जनरल एलन बरो के द्वारा रोक दिया गया। इस एक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया कि 1833 के एक्ट के पूर्व, देखो एक और इंपॉर्टेंट बात है, क्या प्रावधान कर रहे हैं कि 33 से पहले जो कानून बनाए गए उन कानूनों को नियामक कानून कहा जाएगा। ये अंडरलाइन करके नोट कर लेना। 1833 से पहले जितने कानून बने हैं उनको क्या कहेंगे बेटा, नियामक कहा जाएगा, नियामक कानून कहा जाएगा, ठीक है, ऐसा कहा गया है इसके अंदर। जबकि इसे अधिनियम अर्थात नए कानून के तहत बने कानूनों को, एक्ट को अधिनियम कहा गया। भारत के गवर्नर जनरल की परिषद के द्वारा निर्मित कानूनों को अधिनियम कहा गया। गवर्नर जनरल की परिषद के द्वारा जो कानून बनेगा उसे अधिनियम कहा जाएगा, या इसी कानून को अधिनियम कहेंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई 1833 से पहले, 33 से पहले आएंगे तो 1773 में आएंगे, उसके बाद 1781 में आएंगे, उसके बाद 1784 में आएंगे, उसके बाद 1813 में आएंगे। यही तो कानून बने हैं इससे पहले, क्या कोई दूसरे, 73 वाला, 81 वाला, 84 वाला और 1813 वाला। इन कानूनों को क्या कहा जाएगा, लिख लेना, इन कानूनों को कहा जाएगा नियामक। कहा जाएगा, ऐसा कह रहे हैं जी। 33 से पहले जितने कानून हैं उनको नियामक शब्द दिया गया। नोट कर लेना, पूछा गया है, नोट कर लीजिएगा, पूछा गया है, कोई दिक्कत आएगी नहीं, चिंता ना करो बेटा, क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इन वर्षों को भी लिख लेना, है ना। और इसके बाद जितने भी अधिनियम होंगे, कानून होंगे, उनको क्या कहा जाएगा, अधिनियम कहा जाएगा उनको, तो ठीक है। अगला पेज पे चलते हैं। अगला पेज कुछ है नहीं इसमें, इतना ही था। कमेंटेटरी आपके लिए कर दी गई है इसमें। फिर भी कोई दिक्कत समस्या आपको लगे तो आप कमेंट करके पूछिएगा। जहां पे नहीं समझ में आया मेरे भाई, जहां पर नहीं समझ में आया तो वहीं पे आप बताइएगा, और बताएंगे आपको अगर कहीं से छूट जाएगा तो, है ना।
वैसे छूटेगा नहीं, आप टेंशन ना लो, कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं से आपके लिए बढ़िया बेहतर कंटेंट लाने की, है ना। अब एक और चलचित्र लिया था हमने, ये तो आपको दो बता दिए। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी व्यवस्था को लागू किया, इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ये दो व्यवस्थाओं को। एक राजा राम मोहन राय का उल्लेख आता है, वैसे हिस्ट्री में आता है लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं यहां पे। देखिए, राजा राम मोहन राय, इनका बड़ा इंपॉर्टेंस है भाई साहब। हालांकि यहाँ के टॉपिक है नहीं ये, लेकिन बता दे रहा हूं, आप नोट कर लेना, काम आ जाएगा हिस्ट्री में भी। इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। भारत में उस समय जब अंग्रेजी शासन व्यवस्था चल रही थी, इसी समय की बात कर रहा हूं मैं, 1833, 35, 40 की, तो भारत में पहले सामाजिक सुधार करने वाले व्यक्तियों में सबसे पहले व्यक्ति यही थे, सबसे अग्रणी व्यक्ति यही थे, है ना। भारत की समाज को सुधारने वाले, भारत के समाज को सही रास्ते पर लाने वाले पहले जो व्यक्ति थे वो राजा राम मोहन राय थे। भारत का पुनर्जागरण का जनक इनको कहा जाता है ना। भारत का पुनर्जागरण का जनक। भारत में पहली बार समाचार पत्र भी इन्होंने ही निकाला। हिंदी के समाचार पत्र की बात करते हैं हम, राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय जी ने बेटा अनेक भाषाओं को इनको ज्ञान था, अनेक भाषाओं का ज्ञान था इनको, है ना। इन्होंने जो समाचार पत्र निकाला वो फारसी भाषा में निकाला था। इंग्लिश का इनको ज्ञान था, फारसी का इनको ज्ञान था, लैटिन भाषा का इनको ज्ञान था, है ना। अरबी भाषा का इनके पास ज्ञान था, बंगाली भाषा, चूंकि बंगाल में जन्म लिया कलकत्ता में, तो इनको ज्ञान था। अनेक भाषाओं का इनको ज्ञान था राजा राम मोहन राय को। इन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया सबसे ज्यादा, एकेश्वरवाद। मूर्ति पूजा जो होती नहीं है हमारी समाज में, सबसे ज्यादा क्या होती है मंदिरों में, मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा का खंडन किया इन्होंने हमेशा, मूर्ति पूजा का विरोध किया हमेशा इन्होंने। किन्होंने विरोध किया? इन्होंने। और पुरोहितवाद का विरोध किया। जो ब्राह्मण होते हैं ना, पंडित होते हैं, पंडिताई चलती है हमारी समाज में, ब्राह्मणवाद का, पुरोहितवाद का भी विरोध किया इन्होंने। मूर्ति पूजा का विरोध किया, एकेश्वरवाद पे, एक ही ईश्वर पे बल दिया। और सबसे ज्यादा बल दिया इन्होंने मानव के कर्म पर, मानव की सेवा पर सबसे ज्यादा बल दिया इन्होंने। कौन सी समाज के तहत? ब्रह्मा समाज के तहत। एक आत्मीय सभा का भी गठन किया है बेटा इन्होंने 1815 में। ब्रह्म समाज बनाई थी इन्होंने 20 अगस्त, आई थिंक 20 अगस्त की डेट रही होगी, 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी राजा राम मोहन राय जी ने, है ना। तो भारत में पुनर्जागरण के जनक, आधुनिक युग पुरुष, बहुत सारे नामों से इन्हें जाना जाता है। जैसे लिख लो, कुछ पॉइंट में बता देता हूं। जैसे सबसे पहले लिख लो जो एग्जाम में पूछा जाता है, ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को बंगाल में की गई, कलकत्ता में की गई, है ना। लिख लेना कलकत्ता में। एक और सभा बनाई इन्होंने, आत्मीय सभा, ये भी एग्जाम में आती है। आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने 1815 में करी, कलकत्ता में करी। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। राजा की उपाधि इनको राजा की उपाधि इनको किसके द्वारा दी गई बेटा? अकबर सेकंड के द्वारा दी गई। मुगल सम्राट अकबर सेकंड ने इनको राजा की उपाधि दी थी, है ना। मुगल सम्राट अकबर सेकंड था, तो इन्होंने इंग्लैंड भेजा था इनको 1833 के आसपास, सितंबर 1833 में, अपनी पेंशन के लिए। चूंकि जी बाबूजी पेंशन पे चल रहे थे, इनका खर्चा पेंशन पे चल रहा था, पेंशन मिलती थी अंग्रेज के सम्राट, इंग्लैंड के सम्राट के द्वारा। तो उसी पेंशन को बढ़वाने के लिए गए थे राजा राम मोहन राय इंग्लैंड। तो वहीं एक शहर पड़ता है जिसका नाम है ब्रिस्टल, तो पेंशन की बातचीत करने गए थे, तो वहीं पे इनका निधन हो गया था, है ना। तो राजा राम मोहन राय का निधन भी आता है पेपरों में कई बार। मोहन राय का बेटा जो निधन हुआ वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि भारत में नहीं हुआ इसी वजह से पूछा गया, ब्रिस्टल में हुआ। कब हुआ? लिख लेना, 27 सितंबर 1833 की बात है। ब्रिस्टल कहां पे बेटा? ब्रिटेन, इंग्लैंड में ब्रिस्टल, ठीक है। वहां पे इनका निधन हो गया, ये लिख लो। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो इनके जीवन से पूछे जाते हैं ना। पुनर्जागरण का जनक इनको कहा जाता है ना। भारत में किसका जनक कहा जाता है बेटा? पुनर्जागरण का जनक, जनक कहा जाता है। आधुनिक पुरुष कहा जाता है भारत में, आधुनिक पुरुष कहा जाता है।
भारत के पहले पत्रकारिता कहा जाता है, पहले पत्रकार, भारत के पहले पत्रकार के तौर पे भी जाने जाते हैं बेटा, ये है ना राजा राम मोहन राय। बहुत सारे पॉइंट हैं। आधुनिक पुरुष कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो इन्होंने किया वो मैं आपको बता चुका हूं। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? सती प्रथा को समाप्त। सती प्रथा जो समाप्त हुई बेटा वो इन्हीं के प्रयासों से समाप्त हुई थी। सती प्रथा को प्रयास जो थे वो प्रयास किसके थे बेटा? राजा राम मोहन राय जी के। राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से सती प्रथा समाप्त होती है। कब समाप्त होती है? 1829 में। ठीक है, ये नोट कर लेना। इन्हीं के प्रयासों से समाप्त होती है सती प्रथा। ये कुछ पॉइंट हैं, हालांकि हिस्ट्री में बताएंगे इनके बारे में, पूरी रिसर्च पूरी डिटेल से बताएंगे। कुछ एक और पॉइंट लिख लो जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे गए। सबसे ज्यादा क्या काम किया इन्होंने? मूर्ति पूजा का विरोध। और सबसे ज्यादा बल किस पे दिया? मानव सेवा पे। ये कहते थे मानव सेवा ही सर्वोपरि है, मानव सेवा ही सर्वोपरि है। और मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। ब्रह्म समाज इनकी मुख्य संस्था थी। इससे सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। 20 अगस्त 1828 को बनाई गई। आत्मीय सभा भी 1815 को बनाई। राजा की उपाधि अकबर सेकंड के द्वारा इनको दी गई। ठीक है, मान सम्मान दिया साहब। अकबर सेकंड उस समय का जो मुगल शासक था। कोई दिक्कत कोई बात यहां तक हो तो बताइएगा आप मुझे। ये वैसे ही थोड़ा सा मैंने हिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया है। मेन काम तो हमारा ये था 1833 वाला जो आपको बता चुका हूं मैं, है ना। मेन जो मसला था वो जो हमारा 1833 वाला था। कोई दिक्कत सख्त समस्या यहां तक लगी हो तो बताइएगा। इसी तरीके से आप जुड़े रहिए। एक एक एक्ट आपको पढ़ाया जाएगा इसी माध्यम से, बिल्कुल एक एक एक्ट। हम 1833 के बाद 53 पे बात करेंगे, है ना। ये 20 साल तक रहता है। इसकी जो व्यवस्थाएं रहती हैं वो कितने साल तक रहती हैं? इसमें 20 साल जोड़ लेना, तो 20 साल जोड़ के आगे कहां पहुंचेंगे बेटा? 20 वर्ष ऐड कर लेना, इसमें 1853 पे पहुंचेंगे। तो अगला जो अधिनियम आया कंपनी की तरफ से, जो लास्ट अधिनियम था, कंपनी के शासन को नियंत्रण करने के लिए जो अंतिम अधिनियम था वो था 1853 का। फिर जो भारत का शासन रहता है वो महारानी के हाथों में चला जाता है डायरेक्ट 1858 में, है ना। भारत का शासन पहली बार महारानी के हाथों में कब गया? पहली बार क्राउन के हाथों में कब गया बेटा? तो 1857 की क्रांति हुई थी 29 मार्च 1857 को। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। 10 मई 1857 को यह क्रांति शुरू हो जाती है। 11 मई को दिल्ली पर धावा बोल दिया जाता है। और उसके बाद जून में बात करें तो कानपुर में, अवध में, झांसी में, ग्वालियर में, अलग अलग इलाकों में विद्रोह खुल जाता है। विद्रोह का विस्फोट हो जाता है 1857 वाले का। तो ये विद्रोह 57 से 58 59 तक चलता है, रुक रुक करके आगे की वर्षों में चलता है। ठीक है, तो इसी विद्रोह को फलस्वरूप देखते हुए ब्रिटिश सरकार ये निर्णय लेती है कि क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर अंग्रेज लोग मारे जाते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सारे कमांडर मारे जाते हैं, है ना, बहुत सारे कैप्टन मारे जाते हैं अंग्रेजों के, जो अंग्रेजी सेना के थे। 1857 के विद्रोह में, जो भारत की आजादी का पहला और सबसे बड़ा विद्रोह था भारत को आजाद कराने के लिए। आजाद इस वजह से नहीं हो पाया उस समय। सबसे महत्वपूर्ण बात 1857 के विद्रोह की असफलता को देखें तो बेटा कारण यह था कि एक तो केंद्रीय संगठन का अभाव था। केंद्रीय संगठन का अभाव था, एकता की कमी थी, संसाधनों का भी अभाव था। स्थानीय शासकों ने अंग्रेजों का साथ दे दिया था बहुत सारे, है ना। जैसे एक पढ़ते हैं हम, कौन सा वाला व्यक्ति था जिसने कुछ रियासतें थी, जैसे पटियाला की रियासत थी, जिंद की रियासत थी, जैसे ये ग्वालियर वाला जो सिंधिया राजघराना है, इन्होंने भी अंग्रेजों का सहयोग कर दिया था 1857 क्रांति में। तो ये कहावत है ना, घर का वेदी लंका ढाई। तो ये कहानी, ये कहावत बहुत जगह फिट होगी पूरे इतिहास में आप पढ़ोगे तो, है ना। इसके बाद अंग्रेजों को लगा कि अब भारत का शासन भारत से नहीं चल पाएगा। अब भारत का शासन कहां से चलेगा? इंग्लैंड से चलाएंगे। अब हम रानी चलाएगी जो भी होगा, या राजा चलाएगा जो भी होगा उस समय। तो महारानी के हाथों में चला गया 1858 से शासन। फिर वहां से चलता है, वहां से सारी व्यवस्थाएं लागू रहती हैं आगे आने वाले समय पे, है ना। तो एक एक करके पढ़िएगा और बताइएगा। कोई दिक्कत किसी भी पॉइंट में कहीं पे भी किसी भी प्रकार से आपको लगी हो, पूरा मैंने एक एक करके बता दिया। गवर्नर जनरल पहला था लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत का पहला गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, आसपास के लोगों का और जीव जंतुओं का विशेष ख्याल रखिए गर्मियों में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए चलते हैं। अब ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार, राधे राधे।